खबरों की शुरुआत करेंगे बसपा प्रमुख मायावती से, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला लिया है। दरअसल मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि एनडीए में महिला और आदिवासी प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को अब बसपा समर्थन देने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ना तो भाजपा और ना ही एनडीए के समर्थन में, बल्कि अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया। देखिए रिपोर्ट। विपक्ष पर बहन जी का निशाना, मकसद था एनडीए के साथ आना। विपक्षी दल एक संयुक्त उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी मनमानी बैठ के करते रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर मायावती की मुहर। हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। विपक्ष ने बहन जी को छोड़ा अकेला, मायावती का हमला। इन्होंने उस प्रक्रिया में बीएसपी को अलग थलग रखा है। ये सब इनकी जातिवादी मानसिकता नहीं है तो और क्या है। मुर्मू ने मांगा ममता, शरद, सोनिया से समर्थन। किसने किया मंथन? कांग्रेस ने फेरा हाथ, मिला मायावती का साथ। तो मायावती का ये समर्थन जहां विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका दे रहा है, विपक्ष जहां ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ये स्वाभाविक हो चुका है कि मायावती अब हमेशा यहां बीजेपी का ही समर्थन कर रही हैं। मायावती की तरफ से अपने तर्क दिए गए हैं और जहां समाजवादी पार्टी विपक्ष के साथ है, नामांकन में यहां बकायदा यशवंत सिन्हा के पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो तमाम सवाल खड़े हुए हैं और इस पर ज्यादा बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका स्वागत है। नाहिद लारी खान जी नेता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही चौधरी सईद अहमद बसपा के नेता, ये भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले नाहिद लारी जी, सवाल आपसे है, जब बसपा की तरफ से, मायावती की तरफ से समर्थन का ऐलान एनडीए के प्रत्याशी को किया गया, तो आखिर क्या दिक्कत है? उनका साफ तौर पर कहना है कि वे एक महिला और आदिवासी प्रत्याशी को देखते हुए समर्थन कर रही हैं। इसी तरह के एजेंडे पर तो समाजवादी पार्टी भी चलने की बात कहती है, जहां लाइन के आखिरी छोर पर जो शख्स खड़ा है उसका समर्थन करने की, उसे आगे बढ़ाने की बात समाजवादी पार्टी कहती है। तो आखिर इस तर्क से सपा सहमत क्यों नहीं है मायावती के? अनु जी, जो तर्क दिया है माननीय मायावती जी ने कि वो आदिवासी समाज से हैं और उनके पार्टी के मूवमेंट है, इसलिए वो उनका समर्थन कर रही हैं, तो उसका जवाब तो बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता है उमा भारती जी, उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होते हैं, वे किसी जातीय दायरे में नहीं होते हैं, इसलिए मुर्मू जी की सांस्कृतिक पहचान का राजनीतिक लाभ ना उठाए भाजपा। तो ये जवाब तो खुद उमा भारती जी ने दिया। ये भी महिला और पिछड़े समाज की महिला हैं, तो उनको मेरे ख्याल से मायावती जी को जवाब मिल गया होगा। और फिर जो मुर्मू जी हैं, माननीय मुर्मू जी हैं, वो कोई व्यक्तिगत कैंडिडेट नहीं है, वो तो बीजेपी की कैंडिडेट हैं और मायावती जी को इस बात को समझना पड़ेगा। और मैंने सुना कि मायावती जी कह रहे हैं कि हमें विपक्ष ने पूछा नहीं, तो सत्ता पक्ष ने कहा मायावती जी को पूछा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कहाँ बीजेपी ने कहा कि आइए आप नॉमिनेशन में आइए, बैठ जाइए। अगर नहीं बुलाया तो खुद मायावती जी चली जाती। और उसी नॉमिनेशन में जो है वो व्यक्ति भी मौजूद थे, पीछे की सीट पर बैठे थे, जो अभी आजमगढ़ में अभी 4 दिन पहले मंच से सपा बसपा को उन्होंने राहु केतु कहा और राहु केतु कहकर समस्त पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम किया। उन्होंने ही ठीक है, जो बात आपने कही मैं समझ गई नाहिद जी। हमारे साथ बसपा के नेता भी जुड़ चुके हैं, उन्हें भी एक बार जोड़ लेते हैं। आप ही की इस बात को मैं आगे रखूंगी, समय थोड़ा सा कम है। ठीक है नाहिद जी, मैं आपके पास आऊंगी, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। चौधरी सईद अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप ही की बात को रख रही हूँ। नाहिद जी 2 मिनट रुकिएगा। सईद जी, आपने बात सुन ली होगी नाहिद जी की, उन्होंने कहा कि जब दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तब बसपा कहां रहती है। क्या स्वाभाविक अलायंस बन चुका है भाजपा के साथ आपका? जी सईद अहमद जी।
चलिए, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। नाइट जी, अब आप अपनी बात पूरी रख लीजिए, फिर आप ही की बात को मैं आगे बसपा के पास लेके जाऊंगी। देखिए, मैं तो ये कह रही थी कि 2017 में भी जो व्यक्ति पीछे बैठे थे नॉमिनेशन में, पीछे सीट में, उन्होंने ही 2017 में 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास प्रवेश करने से पहले गंगा जल से धुलवाया था, ये कहते हुए कि मेरे से पहले यहाँ पिछड़े दलित समाज के मुख्यमंत्री रहते थे और ये अपवित्र हो गया, इसका शुद्धिकरण करा रहे। और फिर मायावती जी हो चाहे मान्यवर काशीराम जी हो, ये तो जानते हैं कि भाजपा की बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित और आदिवासी विरोध पर ही पड़ी थी। आप याद करें, जब बाबू जगजीवन राम जी जब बीएचयू गए थे तो यही बीजेपी और आरएसएस के यूथ विंग के नेताओं ने को बिल्कुल जो आप कहना चाहते हैं नाइट जी, हमारे दर्शक समझ गए हैं। अब भाजपा प्रवक्ता के पास चल लेते हैं। एसएन सिंह जी हमारे साथ हैं। एसएन सिंह जी, सबसे पहले बता दें, मायावती का जब ये डिक्लेरेशन हुआ कि वे एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन देंगे, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आप कैसे स्वागत करते हैं इसका? द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए का जो कैंडिडेट बनाया गया है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश की जनता इसका स्वागत कर रही है और स्वागत होना चाहिए। जो अंत्योदय की परिकल्पना है, जो अंतिम व्यक्ति की परिकल्पना है, और यही तो हमारा सबसे सुंदर नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जब उसको चरितार्थ करते हुए, लोकतंत्र की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हुए हम आदिवासी महिला को एनडीए का प्रत्याशी बनाते हैं, न सिर्फ मायावती जी, ढेर सारे लोगों को आप देखेंगी वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के इस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। आप देखिए, आप चर्चा किससे कर रही हैं? समाजवादी पार्टी की बहन हमारी कह रही थी, महिला बिल का सबसे पहला विरोध कौन किया? लालू यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी ने किया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस बिल को फाड़ने का कार्य किया और इनके एक सांसद महिला को तवायफ कहते हैं और यहाँ तक बताते हैं कि वो क्या पहनी है, मैं ये भी बता सकता हूँ। ऐसे लोग महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? ये तो गेस्ट हाउस जैसा कांड किए बहन मायावती जी के साथ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने बड़े पद पे अगर चुनाव हो रहा है, न सिर्फ मायावती जी को, न सिर्फ अखिलेश जी को, सभी को ऐसे चीजों का समर्थन करना चाहिए। आज ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व तो द्रौपदी मुर्मू जी करती हैं, जिसको लेकर न सिर्फ भारत, पूरी दुनिया की निगाह भारत की तरफ टिकी हुई है। चलिए, ठीक है। अब हमारे साथ चौधरी सईद अहमद जी भी जुड़ चुके हैं, बसपा के नेता। सईद अहमद जी, सवाल यहाँ उठाए नाहिद लारी खान जी ने, आपने उनके सवाल और उनके आरोप सुन लिए होंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर, दलितों पर, आदिवासियों पर समय समय पर अत्याचार हुए। कई ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में घटी। उस समय बसपा कहां थी? मायावती कहां थी? अब आप जो आदिवासी और महिला का कार्ड खेलकर यहाँ भाजपा के खेमे में चले गए। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले कि हमारे ये जो विद्वान वक्ता बैठे हैं, इनको ये पहले बताइए कि पूछिए इनसे कि क्या ये गंगा नहा के आए क्या, और अपने को दोष मुक्त कर रहे हैं। अपना भी इतिहास इन्हें देखना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि हमारी बहन जी ने, आदरणीय बहन जी ने, हम उनका बहुत स्वागत इस बात का कर रहे हैं कि उन्होंने जिस अंदाज में समर्थन किया है, साफ साफ उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं, बल्कि एक आदिवासी महिला के संबंध में जिसकी लड़ाई सारी जिंदगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इतिहास से लेकर मानव काशीराम साहब, आदरणीय महेंद्र कुमारी मायावती जी तक, जो लड़ाई मैंने आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए जो लड़ाई लड़ी है, तो उसका ये हिस्सा है। उस लड़ाई के हिस्से में अगर इनको साथ नहीं आना है तो ये इतिहास बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि फला सरकार में क्या हुआ, फला सरकार में क्या हुआ। मेरा तो सीधा सीधा मानना है, जितने विद्वान वक्ता बैठे हैं सब लोग अपने अपने गिरेबान में झाँकें, आपको ये बतावे क्या ये सारे के सारे गंगा में डुबकी लगा के आगे बैठे हैं क्या? अपना में अपना भी तो इतिहास तो देखते जाए। बहुत से इतिहास पढ़े हुए हैं, उसको हम वक्त बहुत कम है, इसमें आप हमें समय नहीं। लेकिन सईद अहमद जी, ये बताइए, ठीक है, आपने कहा मैं दूसरे के जो नहीं गिरवा रहा, मैं दूसरे के जो नहीं गिरवा, सब बात साफ है। लेकिन सईद अहमद जी, ये बताइए कि आरोप ये लगते हैं कि बसपा अब विपक्ष में रहते हुए भी भाजपा से सवाल कभी नहीं पूछते, कभी प्रदेश सरकार से सवाल नहीं पूछती, उन्हें नसीहत, सलाह वगैरह वगैरह देती रही है। विपक्ष में रहते हुए वो विपक्षी पार्टियों की तरह ट्रीटमेंट नहीं करती है, ऐसा व्यवहार नहीं करती है। सईद जी, ये भी आरोप लगते हैं कि कई ऐसे मामले ईडी और सीबीआई के अंदर दबे हुए हैं, जिससे डर की वजह से मायावती इस तरह भाजपा के खिलाफ कभी जाती नहीं दिख रही हैं। तो क्या इसी को एक स्वाभाविक कदम इसे भी देख रहा जाए, विपक्ष जो आरोप लगा रही है इस तरह के? वर्तमान समय में आप देख लें कि अभी 3-4 बार बहन जी, आदरणीय बहन मायावती जी ने, अभी ये चल रहा था जब ये हनुमान चालीसा की बात आई तब बहन जी ने कुछ बात करी,
फिर इसके बाद जो है सरकार द्वारा सरासम के शान में गुस्ताखी हुई, उसमें बहन जी बोली और आदरणीय आजम खान साहब के लिए बोली। देखिए विपक्ष का मतलब ये थोड़ी है कि हम जाके माही सकेल के कुश्ती लड़ेंगे। भाई हम अपनी बात को कह रहे हैं, जिस तरह से हमको विपक्ष का किरदार अदा करना चाहिए हम हर बात पे अपनी बात रख रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। मैं फिर दोबारा देखिए हमको फिर कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के तरह जो किरदार अदा करना चाहिए उसके लिए जो विपक्षी दल के जो नेता आपके बगल में बैठे हुए हैं या आपके साथ बैठे इनसे वही मैंने फिर मेरे कहना पड़ रहा है कि पूछे क्या ये गंगा में डुबकी लगा के आए क्या? अपना इतिहास भी तो उनको देखना चाहिए। मेरे में कोई इशू बता दें, आप बैठी हुई हैं, मैं अपने वक्ता को चैलेंज कर रहा हूं कि कोई एक इशू बतावें कि फला इशू में मैंने सरकार के देखिए गलत कामों के भर्त्सना करनी चाहिए, गलत कामों का विरोध करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम हम कहते हैं मुंडा ठीक है, आप कह रहे हैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन ऐसे में फिर सईद अहमद जी फिर सवाल तो ये भी उठेगा ना। अभी देखिए अग्निवीर जो योजना है, अग्निपथ योजना है, उसे लेकर कितना विरोध हुआ। यहाँ मायावती ने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया कि इस पर सोचना चाहिए सरकार को, जबकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यहाँ जमीन पर उतर रही है, युवाओं के साथ खड़ी होने की बात कर रही है। तो इसमें सवाल तो उठेंगे ही कि आप विपक्ष में रहते हुए भी जनता के मुद्दों को लेकर, युवाओं के समाज से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कितना जमीन पर उठते हैं। ठीक है, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन नाहिद लहरी जी पर आपने कई सवाल उठाए। आपने कहा कि क्या आप दूध के धुले हैं, बाकी पार्टियां क्या दूध की धुली हैं? अब अल्लारी जी आप इसका जवाब दे दीजिए, आखिर क्यों अखिलेश यादव यहाँ किसी महिला को, आदिवासी महिला के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी लाइन भी तो इसी पर ही चलती है। अनु जी देखिए, राजनीति में कोई महिला पुरुष नहीं होता है, विशेषकर अगर चुनाव की बात करें। अभी मैं सुन रही थी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे महिलाओं के बारे में, तो अगर आप लखनऊ की बात करें तो 2019 में समाजवादी प्रत्याशी थी पूनम सिन्हा जी, जो शत्रुघ्न सिन्हा जी की धर्मपत्नी, बहुत अच्छा चुनाव लड़ी, लेकिन उनको क्यों राजनाथ सिंह जी ने हराया? और वहीं आप देखिए कि देश की एकमात्र महिला सीएम ममता दीदी, उनको हराने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि महिलाओं के लिए, महिलाओं की बात महाशय से ये पूछ लीजिए कि माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, ये भी तो पूछ लीजिए। महिला है उसको कहना नहीं चाहिए। चंडूल खाने की बातें उड़ाने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। चंडूल खाने की बातें मत करिए, मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। देखिए इस तरह से आप लोग ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए नाहिद जी, फिर उसके बाद एहसन सिंह जी के पास भी जाना है। नाहिद जी आप अपनी बात पूरी। हमारी बहन से ये पूछ लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था भाई, गलती हो जाती है। मायावती जी ने खुलकर कहा था कि सपा को हराने के लिए बीजेपी का भी हम साथ कर सकते हैं। ये बात अनेकों बार उन्होंने कहा था और ये मैसेज जो है समस्त पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज में अच्छी तरह से चली गई है। अब आप यहाँ बैठकर भले ही चंडूल खाने की बातें उड़ाते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप अगर किसी विवादित को टिकट देंगे, किसी विवादित को खड़ा करेंगे तो हमने, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ क्योंकि आवाज ठीक है, एहसन सिंह जी के पास चलेंगे, भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है एहसन सिंह जी, जो सवाल यहाँ नाहिद लहरी जी भी उठा रही हैं, चलिए सवाल ये उठे, जब आपने महिला आदिवासी कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया, द्रौपदी मुर्मू को आपने अपना प्रत्याशी बना लिया, तो सवाल ये उठे कि जिस तरह नाहिद जी ने भी कहा कि यहाँ महिला रिजर्वेशन संसद में, उस बिल को आप आगे क्यों नहीं लाते हैं जब आप महिलाओं के पक्ष की, उनके हितैषी आप इस बनते हैं? और आखिर क्यों किसी प्रधानमंत्री कैंडिडेट को आप एक महिला, एक आदिवासी के तौर पर डिक्लेयर क्यों नहीं करते हैं? कब ये समय आएगा जब भाजपा प्रधानमंत्री पद के लिए, बड़े पदों के लिए भी ऐसे कार्य और ऐसे कदम उठाएगी? देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही घोषणा कर देते हैं कि आने वाले समय में कोई नहीं जानता है कि देश के प्रधानमंत्री महिला हो, पुरुष हो, कोई हो, सर्व समाज से होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में तो हमारी बहन ये तय नहीं कर पाएंगी और न घोषित कर पाएंगी कि अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं होंगे। अगर ऐसा घोषित करेंगी तो निश्चित तौर पे कल उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रपति हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आप देखे होंगे, मैं तो एक पत्रकार था और उस समय हम लोग कवर करते थे, आदरणीय मुलायम सिंह साहब ममता बनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दूसरे दिन किन कारणों से, जिन कारणों के लिए ये पूछ रही है बहुजन समाजवादी पार्टी से, शायद उन्हीं कारणों से समर्थन दे देते हैं कांग्रेस को।
और लेफ्ट ने तो एक बहुत करारी बात कही थी। लेफ्ट ने कहा था समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, परमाणु डील पे हमारे साथ रहने की बात करते हुए सरकार जाने के बाद सरकार में शामिल हो गए। मैं तो ये कह रहा हूँ ये लोग ना 3 में है ना 13 में, हम इनसे क्यों पूछने जाए और इनका साथ क्यों लेने जाए। 13,000 जो जादुई आंकड़ा है वो एनडीए के लोग पूरा कर चुके हैं। आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। अच्छा ठीक है एसएन सिंह जी एक बात और ये बता दें, ये साफ कर दें, मायावती ने कहा कि उन्हें विपक्ष की तरफ से पूछा नहीं गया, बैठकें हुई उसमें बुलाया नहीं गया, तो इसी नाराजगी की वजह से क्या वे आपकी तरफ आई हैं? क्या भाजपा की तरफ से उन्हें समर्थन की अपील की गई थी, कोई मांग की गई थी? नहीं, देखिए ऐसा कैंडिडेट जो है एनडीए की तरफ से उतारा गया है, मुझे लगता है कि सभी लोग उसका समर्थन करेंगे। आज आप वोट नहीं देखी, आज ममता बनर्जी ने कहा है कि सबसे पहले मैं इस नाम पर प्रस्ताव ले आई थी। और मुझे लगता है कि भारत में लगभग 7 ऐसे प्रदेश है जहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। वहां चाहे कांग्रेस के रहने वाले हों, चाहे दूसरी पार्टी के कोई सांसद या विधायक हों, निश्चित तौर पे वो समर्थन किसको करेंगे? द्रौपदी मुर्मू जी को करेंगे। जब आप ऐसे सुंदर कैंडिडेट का चयन करते हैं जो सभी के विचारधारा से मेल खाता है, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी को छोड़कर मुझे लगता है जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा को मानते हैं, जो महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, जो दलित समाज के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। आखिर विपक्ष की एकजुटता की जो तैयारी है अलग अलग चुनावों से पहले ये हमें देखने को मिलती है, लेकिन चुनावों के समय, चुनावों के दौरान आखिर ये सब कुछ क्यों बिखर जाता है? ऐसा हमने यहाँ भी देखा है। इस राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां, जो क्षेत्रों की पार्टियां हैं, वो आखिर एकजुट क्यों नहीं हो पाती हैं? ये तो मायावती जी को भी सोचना चाहिए है। उनको सोचना चाहिए कि पानी पी पी कर पोसने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलितों को और आदिवासियों को। अभी मैंने बताया कि अभी 5 दिन पहले उनको राहु केतु बताया बीएसपी को। ये तो उनको सोचने वाली बात है कि बीजेपी जो है पिछड़ा दलित विरोधी पार्टी है। और फिर जो अन्य दल आप कह रहे जैसे पटनायक जी की पार्टी, उन्होंने भी समर्थन किया है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि पानी पी पी कर चुनाव के दौरान पानी पी पी कर बीजेपी उनको कोसते कहती सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। तो ये सब बातें जो है छोटे छोटे जो दल हैं उनको सोचना चाहिए। और फिर आप ये देखिए कि सपा टीएमसी कांग्रेस, आप जरा ममता जी को कहिए, ये कैसे व्यक्ति आपने बैठा दिया? आप जरा ममता जी के नाम लीजिए। देखिए अब समय कम है, नाइट जी ममता जी के नाम ले लीजिए। आप व्यक्ति को आपने बैठा दिया, ठीक है नाइट जी, सभी को बोलना है। ठीक है, आपकी बात आ गई, हमारे सामने आ गई। अब सईद जी आप ही से मेरा सवाल है, जो नाइट जी ने कहा कि ये तो बसपा से पूछने वाली बात है कि कभी भी सफल क्यों नहीं होने देते हैं यहाँ विपक्ष के इस गठबंधन को। आप बताएं कि आप यहाँ भाजपा के लिए कहते हैं कि ये सभी छोटी पार्टियों को निगल जाने वाली एक बड़ी मछली है, यही भाजपा के लिए अमूमन विपक्ष की पार्टियां कहती हैं। तो जब उनके सामने खड़े होने की, एकजुटता दिखाने की बारी आती है तो क्यों नहीं बात बनती? आपने कहा कि विपक्ष की तैयारी दिखावा है, मायावती ने आज ये कहा। हमारी बात बोलने का मौका दे, वरना मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी। नहीं नाइट जी ऐसा ना कीजिए, नाइट जी समय बहुत कम है, आपकी बात बहुत साफ हमारे सामने आ गई। ठीक है सईद अहमद जी बोलिए। बोलने नहीं दूंगी। नाइट जी ऐसा करेंगी तो यहाँ दर्शकों का नुकसान होगा। आपकी बात जितनी आनी थी वो धीरे धीरे कर मैं ले रही हूँ, मैं सभी को मौका दे रही हूँ। सईद अहमद जी आप जल्दी से बात पूरी कीजिए, समय बहुत कम है। जब यूपीए बनता है तब तो ये नहीं देखती है ममता जी को बुला के यहाँ सम्मेलन कराएंगी, ममता जी को बुला के प्रचार कराएंगी, सारा ममता जी को कुछ रहेगी। बस हमने अगर किसी दलित महिला के साथ हम खड़े हो गए, आदिवासी महिला के साथ खड़े हो गए, तो इनके जो है इनको परेशानी होने लगती है। हम फिर कह रहे हैं हेलो, बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, हमने बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हम बीजेपी के साथ नहीं खड़े हुए हैं, हम बीजेपी के साथ नहीं खड़े हुए। बीजेपी हमारे सुन लीजिए, बीजेपी के अगर बीजेपी के साथ हम खड़े थे तो ठीक है समय कम है, एसएन सिंह जी के पास चलना होगा। तो क्यों चक्कर काट रहे थे? एसएन सिंह जी आपके हाथ तो दोनों हाथों में लड्डू लग रहे हैं। यहाँ विपक्ष में भी आप सेंधमारी कर चुके हैं,
यहाँ इस बार इस चुनाव की जो तैयारी विपक्षी खेमे की थी वो भी सफल होती बहुत हद तक नजर नहीं आ रही है, और दूसरी तरफ आंकड़ों पर नजर डाले तो भी आप ही की तरफ ये जो पूरा पलड़ा है ये झुक रहा है। एसएन सिंह जी, आप क्या विपक्ष की ऐसी तैयारियों को चुनौती के रूप में देखते हैं जो इस समय तैयारी चल रही है? यशवंत सिन्हा कैंडिडेट है यहाँ राष्ट्रपति पद के। होता है जब जानकारी का अभाव होता है, अनुभव होता नहीं है, और कोई पद इसलिए पा लेता है कि वो किसी पिता का पुत्र होता है तो उसको किसी तरह की जानकारी होती नहीं है। हम तो पूरी तैयारी के साथ कार्य करते हैं, चाहे वो सामान्य जीवन की परीक्षा हो, चाहे राजनीतिक परीक्षा हो। अगर आप तैयारी के साथ जाएंगे, कठिन सवाल हो, सरल सवाल हो, निश्चित तौर पे 100% पास होने की गारंटी रहती है। लेकिन जब आप टूटे मन से, बूढ़े मन से, छूटे मन से आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप फेल होंगे। आप देखिए समाजवादी पार्टी का साथ कौन तैयार है, संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हो जाए हर क्षेत्र में, क्या खराबी है? ओबीसी एससी एसटी की कुल आबादी 72% है देश में, 10-20% माइनॉरिटी की, जो हर पोस्ट इसके हिसाब से दे दीजिए। क्या जरूरत है कि ठीक है, बस समय अब खत्म है, बस आखिरी टिप्पणी का समय बचा है। मैं एक एक कर आपके पास आऊंगी, छोटी छोटी 20-20 सेकंड की टिप्पणी में आपसे चाहूंगी। नाहिद लारी जी, इस चुनाव में जो इस वक्त चल रहा है, जितनी पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का आपको साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके आधार पर विपक्ष क्या अभी भी अपने आप को इस चुनाव में मजबूत देखता है? राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या भूमिका आप अपनी देख रहे हैं इसमें? बिल्कुल अनु जी, विपक्ष के पास 52% बहुमत है और वही सत्ता पक्ष के पास केवल 48% है। और विपक्ष के जो प्रत्याशी है माननीय यशवंत सिन्हा जी, वो अनुभवी है, देश के वरिष्ठ नेता है, ज्ञानी है, और सबसे बड़ी बात वो रबर स्टैंप नहीं है। अगर रबर स्टैंप होते तो मोदी जी और बीजेपी। ठीक है सईद अहमद जी, रबर स्टैंप की तरफ आखिर बसपा क्यों जा रही है? ये नाहिद लारी जी ने जो बात कही है, ये आरोप है, इस पर क्या कहेंगे? बस 20 सेकंड में। नाहिद लारी जी से ये पूछ लीजिए कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को गिराना था तब ये कहाँ थी? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने में हमारा किरदार था, जो ये कह रहे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कि आखिर विपक्ष की जो एकजुटता है वो धराशायी क्यों हो जाती है? हर चुनाव से पहले ये नजर आता है और ये सवाल बरकरार है, लेकिन ऐसे में विपक्ष को कब यहाँ जीत मिलेगी, कब सफलता मिलेगी, इसका भी इंतजार रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।